वैलेंसी फैक्टर डिटर्मिनेशन के केसेस मैंने बताया हुआ है, उसके बाद फिर मैंने वैलेंसी फैक्टर के एप्लीकेशंस बताया हुआ है, जिसमें इक्विवेलेंट मास डिटर्मिनेशन में वैलेंसी फैक्टर को हम कंसीडर करते हैं, नॉर्मलिटी और मोलैरिटी के बीच में रिलेशनशिप डिटरमाइन करने के लिए वैलेंसी फैक्टर को कंसीडर करते हैं, और फिर मैंने आपको बताया हुआ है कि रिडॉक्स रिएक्शन के बैलेंसिंग के लिए भी आप वैलेंसी फैक्टर का कॉन्सेप्ट को यूज कर सकते हो। ठीक है, उसके अलावा एक एप्लीकेशन और है वैलेंसी फैक्टर का, वो है रिडॉक्स टाइट्रेशन में वैलेंसी फैक्टर को यूज किया जाता है। ठीक है, तो आप नोट कर सकते हो एप्लीकेशन में, फोर्थ एप्लीकेशन, इन redox titration, in redox titration, in redox titration। ठीक है, तो अब देखो रिडॉक्स टाइट्रेशन में वैलेंसी फैक्टर को हम कैसे यूज करते हैं। तो बोलते कि कोई भी टाइट्रेशन हो, टाइट्रेशन में हमेशा जो कैलकुलेशन हम करते हैं वो कैलकुलेशन लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस के बेसिस पे परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, तो आप इस बात को नोट कर लो, in all titration, in all titration, calculations are performed, in all titration calculations are performed, calculations are performed on the basis of law of chemical equivalence, on the basis of law of chemical equivalence, calculations are performed on the basis of law of chemical equivalence। ठीक है, तो अब लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस को अगर हम यूज करें रिडॉक्स टाइट्रेशन के केस में, तो हम कैसे एक्सप्रेशन लिखते हैं। ठीक है, तो लिख लो, लिखो, on the basis of law of chemical equivalence, on the basis of law of chemical equivalence, on the basis of law of chemical equivalence, we can say that, we can say that, we can say that in a redox titration, in a redox titration, in a redox titration, number of gram equivalent, GEQ, gram equivalent, number of gram equivalent of oxidizing agent used, number of gram equivalent of oxidizing agent used is equal to number of gram equivalent, number of gram equivalent of reducing agent used, reducing agent used। ठीक है, number of gram equivalent of oxidizing agent used is equal to number of gram equivalent of reducing agent used। और ये रिजल्ट हम कहां से लिख रहे हैं, लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस के बेसिस पे लिख रहे हैं। ठीक है, अब देखो हमें पता है सिंस नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाइड बाय वैलेंसी फैक्टर। ठीक है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाइड बाय वैलेंसी फैक्टर। क्लियर, तो अब देखो अब हम यहां से क्या लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज नंबर ऑफ, या अब जैसे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज्ड है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मल्टीप्लाइड बाय वैलेंसी
फैक्टर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, ये इसकी जगह पे लिख रहे हैं, इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट मल्टीप्लाइड बाय वैलेंसी फैक्टर ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। ये लिख सकते भाई, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को हम ये लिख सकते हैं, और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट को ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब यहां से आप देखो, तो यहां से आपको क्या मिल गया, दिस इंप्लाइज नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अपॉन, वहां से नंबर ऑफ मोल ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट को इधर लाते, नंबर ऑफ मोल ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट इज इक्वल टू वैलेंसी फैक्टर ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट अपॉन वैलेंसी फैक्टर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये लास्ट क्लास में मैंने ये रिजल्ट लिखा था, ठीक है, कि इसके बेसिस पे हम रिडॉक्स रिएक्शन की बैलेंसिंग करते हैं। तो आप देख रहे हो ये रिजल्ट कहां से आ रहा है, लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस से आ रहा है, समझ आ रहा है। तो किसी भी रिडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट जिस मोल रेशियो में कंबाइन करते हैं, वो हमेशा उनके वैलेंसी फैक्टर रेशियो का रेसिप्रोकल होता है, ठीक है। तो सारा कैलकुलेशन जो हम यहां पे करेंगे वो इसी एक रिजल्ट के बेसिस पे करेंगे, ठीक है। तो अब मैं कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व कराने जा रहा हूं जो रिडॉक्स टाइट्रेशन पे बेस्ड पूछे जाते हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन लिखो। तो ये वाला लिखा जाएगा। the iron An positive, the iron An positive, the iron An positive is oxidized to AO3 negative, AO3 negative. The iron An positive is oxidized to AO3 negative by permanganate ion, in acidic medium. अब बाकी बात आप समझो, परमैग्नेट आयन एसिडिक मीडियम में किस फॉर्म में कन्वर्ट होता है ये आपको याद होना चाहिए। The ion An positive is oxidized to AO3 negative by permanganate ion in acidic medium. आगे लिखो, given that 2.68 into 10 to the power minus 3 mole, 2.68 into 10 to the power minus 3 mole of An positive requires 1.61 into 10 to the power minus 3 mole, 1.61 into 10 to the power minus 3 mole of permanganate ion. Determine the value of N. ये N यहाँ पे जो इस पे चार्ज है, जो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी है, ये N वैल्यू आपको पता करनी है।
सबसे पहले तो आप एक रफली रिएक्शन लिख लो। क्या रिएक्शन है यहाँ पे? AN पॉजिटिव प्लस पर मैग्नेट आयन इन एसिडिक मीडियम। ठीक है, उसके लिए ये लिख दिया। अब पता नहीं H पॉजिटिव रिएक्टेंट साइड में या प्रोडक्ट साइड में, वो तो बैलेंस करके पता चलेगा। ठीक है, AN पॉजिटिव प्लस पर मैग्नेट आयन इन एसिडिक मीडियम गेट्स कन्वर्टेड इनटू AO3 नेगेटिव प्लस, ये हमें पता है, ये Mn2 पॉजिटिव में कन्वर्ट होता है। अच्छा, अब एक बात और समझो, मैग्नीज यहां पे रिड्यूस हो रहा है, इसका मतलब A ऑक्सीडाइज हुआ होगा। अगर ये रिड्यूस हो रहा है तो इसका मतलब ये ऑक्सीडाइज हुआ है। यहां पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +N। तो यहां पे इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो ग्रेटर देन N होगी, ग्रेटर देन +N होगी, है कि नहीं? होना चाहिए ना। ठीक है, तो अब देखो यहां पे A की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ रही है? +5, और यहां पे +N, तो N मस्ट बी लेस देन 5, N मस्ट बी लेस देन 5। ठीक है, तो अब पहले तो हम इसका वैलेंसी फैक्टर निकाले, तो इसका N फैक्टर क्या आ गया बेटा, बोलो? 5 - N। ठीक है, 5 - N। अच्छा, ये पर मैग्नेट आयन का वैलेंसी फैक्टर क्या आ गया? 5 +7 से +2। ठीक है, तो अब आप ये वाला रिजल्ट यूज कर लो, नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज्ड अपॉन नंबर ऑफ मोल ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट यूज्ड इज इक्वल टू N फैक्टर ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट अपॉन N फैक्टर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ AN पॉजिटिव अपॉन नंबर ऑफ मोल ऑफ पर मैग्नेट आयन is equal to N factor of per magnet ion upon N factor of AN positive। ठीक है, अब जो वैल्यूज यहाँ पे गिवन है वो लिख लेते हैं। तो 2.68 इंटू 10⁻³ अपॉन 1.61 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू 5 अपॉन 5 - N। अब इसको सॉल्व करके N वैल्यू बताओ। ना, हो ही नहीं सकता। मैंने अभी बोला तो +5 से ज्यादा तो N हो ही नहीं सकता। हाँ, 2 इज करेक्ट आंसर। हाँ, ये कैलकुलेटर वाला आंसर है, 1.989962। इतनी काय मेहनत कर रहा है भाई, ऑक्सीडेशन स्टेट बताना है। तो N इज इक्वल टू 2, N इज इक्वल टू 2। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ 0.2 मोलर, calculate the volume of 0.2 molar acidified potassium dichromate, calculate the volume of 0.2 molar acidified potassium dichromate required, acidified potassium dichromate
required to react with 2.24 gram of ferrous oxalate. फेरस ऑक्सलेट, पहले लिख लो, बाद में फॉर्मूला के बारे में सोचना। 2.24 ग्राम ऑफ फेरस ऑक्सलेट। अब सोचो। तो क्या होता है फेरस ऑक्सलेट? FeC2O4। फेरस ऑक्सलेट को पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ एसिडिक मीडियम में रिएक्ट करा रहे हैं, ठीक है। तो क्या होगा भाई? फेरस आयन बन जाएगा फेरिक आयन, और ऑक्सलेट आयन क्या बन जाएगा? CO2। और पोटेशियम डाइक्रोमेट किस में कन्वर्ट होगा? एसिडिक मीडियम में किस ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट होता है? क्रोमियम 3 पॉजिटिव। ठीक है। अब आप एन फैक्टर देखो, तो आयरन भी रिडॉक्स चेन में इन्वॉल्व है, कार्बन भी रिडॉक्स चेन में इन्वॉल्व है। आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट में 1 यूनिट का चेंज और कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट में टोटल 2 यूनिट का चेंज। अब ये सब तो पता होना चाहिए आपको। आयरन +2 से +3 1 यूनिट चेंज, कार्बन का टोटल इधर +6 और उधर +8 2 यूनिट का चेंज। तो इसका एन फैक्टर क्या आया? 3। वैलेंसी फैक्टर 3। अच्छा, पोटेशियम डाइक्रोमेट का इधर टोटल +12 और उधर टोटल +6। टोटल एक का +3 तो 2 का +6, तो +12 से +6 तो 6 यूनिट का चेंज। तो एन फैक्टर क्या आया? 6। ठीक है। इसका एन फैक्टर 3, इसका एन फैक्टर 6। अच्छा, अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि फेरस ऑक्सलेट का 2.24 ग्राम है, 2.24 ग्राम। और पोटेशियम डाइक्रोमेट के बारे में क्या इंफॉर्मेशन है? 0.2 मोलर।
इसकी मोलारिटी गिवन है 0.2 और इसका वॉल्यूम निकालना है आपको, इसका कितना वॉल्यूम यूज होगा। तो आपको पता है मोलारिटी इनटू वॉल्यूम इज नंबर ऑफ मोल, है कि नहीं। तो आप क्या लिखोगे, नंबर ऑफ मोल ऑफ फेरस ऑक्सलेट यूज्ड, number of mole of ferrous oxalate used upon number of mole of potassium dichromate used, ठीक है, is equal to valency factor of potassium dichromate upon valency factor of ferrous oxalate। बस ये एक्सप्रेशन यही रहेगा, बस यहां किरदार बदल जाएंगे, है कि नहीं, यही बदलेगा। आप देखो फेरस ऑक्सलेट का मास गिवन है और उसका मॉलिक्यूलर मास आपको पता है, पता नहीं है तो निकाल सकते हो। तो कितना है इसका मॉलिक्यूलर मास बताओ, आयरन का 56 होता है, 144। तो आप यहां पे लिख सकते हो 2.24 अपॉन 144, ये नंबर ऑफ मोल ऑफ फेरस ऑक्सलेट हो गया, ठीक है, इज इक्वल टू डिवाइडेड बाई, अब यहां पे इसका मोल, तो इसका मोल क्या हो जाएगा 0.2 इंटू वी, ये वॉल्यूम लीटर में होना चाहिए। कौन सी यूनिट में होना चाहिए, क्योंकि हमें यहां मोल चाहिए, ये मोल है ना, तो ये भी मोल होना चाहिए, तो मोल होने के लिए वॉल्यूम लीटर में आएगा, इज इक्वल टू वैलेंसी फैक्टर ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट 6 अपॉन वैलेंसी फैक्टर ऑफ फेरस ऑक्सलेट 3। अब यहां से वॉल्यूम निकाल लो, है 39 मिलीलीटर, ठीक है, 38 मिलीलीटर एग्जैक्ट आंसर। ये लीटर में आएगा, लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये V आएगा 0.038 लीटर, यानी कि 38 मिलीलीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, calculate the number of millimole, calculate the number of millimole of acidified KMnO4, calculate the number of millimole of acidified KMnO4 required, of acidified KMnO4 required to react with 40 milliliter
40 milliliter of 0.1 molar, 40 milliliter of 0.1 molar potassium iodide solution, potassium iodide solution. सॉल्व करो. तो रिएक्शन क्या हो रही है, क्या ऑब्जर्व हो रही है यहां पे? पोटेशियम पर मैग्नेट है, इसको पोटेशियम आयोडाइड के साथ एसिडिक मीडियम में, ठीक है, एसिडिक मीडियम में रिएक्ट करा रहे हैं. तो क्या होगा भाई? पोटेशियम पर मैग्नेट रिड्यूस होकर के Mn2 पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा और Ki में आयोडीन जो है वो I2 बन जाएगा. ठीक है, आयोडाइड आयन I2 में कन्वर्ट हो जाएगा. तो अब अगर आप देखो तो इसका वैलेंसी फैक्टर है कितना? ठीक है, 5. और Ki का वैलेंसी फैक्टर बताओ. गलत है, 1. इधर 2 आएगा, उधर नहीं, यहां 2 आएगा. -2 से 0, 2 यूनिट का चेंज बाय 2. ठीक है, तो इसका एन फैक्टर 5, इसका एन फैक्टर 1. मैं आपको बता दूं, रिडॉक्स टाइट्रेशन में अगर कुछ भी गलत करोगे तो वो वैलेंसी फैक्टर डिटर्मिनेशन में ही गलत करोगे. बाकी यही फॉर्मूला है. बस मैंने बोला ना, यहां किरदार बदल जाते हैं. तो अब आप देखो, पोटेशियम परमैग्नेट का मिलीमोल निकालना है. ठीक है, इसका मिलीमोल निकालना है और पोटेशियम आयोडाइड का वॉल्यूम बता रहे 40 मिलीलीटर है और मोलैरिटी कितनी है? 0.1 मोलर. और इसका नंबर ऑफ मिलीमोल आपको निकालना है. n नंबर ऑफ मिलीमोल, या मान लो x मिलीमोल इसका यूज हो रहा है, तो x वैल्यू आपको निकालनी है. तो अब आप लिखोगे नंबर ऑफ मोल ऑफ KMnO4 यूज्ड. अब मोल लिखो या मिलीमोल लिखो, यहां मिलीमोल तो यहां भी मिलीमोल. ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ KMnO4 यूज्ड अपॉन नंबर ऑफ मोल ऑफ Ki यूज्ड इज इक्वल टू n फैक्टर ऑफ Ki अपॉन n फैक्टर ऑफ KMnO4. ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ KMnO4, ये x ले लिया हमने, x मिलीमोल. डिनोमिनेटर में भी मिलीमोल में ही क्वांटिटी को लिखेंगे. तो x अपॉन, अब देखो इसकी मोलैरिटी 0.1 है और वॉल्यूम 40 मिलीलीटर है, तो मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इन मिलीलीटर इज मिलीमोल. मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर इज मोल. समझ में कि नहीं? वॉल्यूम लीटर में है तो मोल, वॉल्यूम मिलीलीटर में है तो मिलीमोल. तो 40 मल्टीप्लाइड बाई 0.1,
इज इक्वल टू n फैक्टर ऑफ ki 1 अपॉन n फैक्टर ऑफ ki 5। तो कितना आ गया x 0.8 0.8 मिलीमोल 0.8 मिलीमोल। एक और क्वेश्चन लिखो लिखो। इट requires 40 milliliter of 1 molar. It requires 40 milliliter of 1 molar cerium 4 positive, cerium 4 positive, cerium 4 positive to titrate 20 milliliter of 1 molar, 20 milliliter of 1 molar tin 2 positive, 20 milliliter of 1 molar tin 2 positive to tin 4 positive, to tin 4 positive. What is the oxidation state of cerium in product? What is the oxidation state of cerium in product? मैं रिपीट कर देता हूं एक बार स्टेटमेंट को। It requires 40 milliliter of 1 molar. It requires 40 milliliter of 1 molar cerium 4 positive, cerium 4 positive to titrate 20 milliliter of 1 molar, to titrate 20 milliliter of 1 molar tin 2 positive to tin 4 positive, tin 2 positive to tin 4 positive. What is the oxidation state of cerium in product? सही आंसर +3। कल की क्लास को मॉर्निंग में रख ले। नहीं फिर क्लास कैंसिल करनी पड़ेगी और वो हो नहीं सकता है। 9 बजे कर लूं? 8:30 बजे तो सो के नहीं उठता है। अच्छा फिर तो तुझे उठाना ही पड़ेगा। सुबह में फोन करता हूं मैं। कल जो है क्लास रखते हैं सुबह में 9 रख लो। नहीं भाई कुछ लोगों की बायो की क्लास होती है 10 बजे से होती है और बेचारे यहाँ सेंटर पे आकर के क्लास अटेंड करते हैं। तो इनका भी कष्ट समझना पड़ेगा भाई। यहाँ लोगों को सो करके उठने में प्रॉब्लम है। तो कल क्लास को 8:30 रख लेते हैं। 8:15 7 बजे रख ले। 8 बजे रख लेते 8 से 9:30।
जिनको जिनको सो करके उठने में प्रॉब्लम है मुझे बता देना, ठीक है? कैसे उठाना है मुझे पता है। अगर तुम लोगों की आदत इतनी खराब है ना तो नेक्स्ट ईयर फिर मॉर्निंग बैच ले लेता हूं फिर। तो क्वेश्चन में बोला गया कि सीरियम 4 पॉजिटिव है और ये टिन 2 पॉजिटिव से रिएक्ट करके उसको टिन 4 पॉजिटिव में कन्वर्ट करता है और खुद रिड्यूस होगा। अब रिड्यूस होकर के वो जो प्रोडक्ट बनाएगा उस प्रोडक्ट में सीरियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, ये पूछा जा रहा है। तो सीरियम 4 पॉजिटिव प्लस टिन 2 पॉजिटिव gives सीरियम X पॉजिटिव प्लस टिन 4 पॉजिटिव। ठीक है, सीरियम का वॉल्यूम बता रहे हैं कितना, 40 मिलीलीटर, और कंसंट्रेशन कितना है, 1 मोलर। 40 मिलीलीटर 1 मोलर। और टिन 2 पॉजिटिव का 20 मिलीलीटर और 1 मोलर। ठीक है, तो इसका एन फैक्टर कितना है, 4 माइनस एक्स। इसका एन फैक्टर कितना है, 2। फिर ये रिजल्ट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सीरियम 4 पॉजिटिव अपॉन नंबर ऑफ मोल ऑफ टिन 2 पॉजिटिव is equal to valency factor of tin 2 positive upon valency factor of cerium 4 positive। ठीक है, तो अब मोल कंसीडर करो या मिलीमोल कंसीडर करो, दोनों के लिए वही होना चाहिए। तो 40 इंटू 1 यानी कि 40 मिलीमोल अपॉन 20 मिलीमोल इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4 माइनस एक्स, नहीं 2 अपॉन 4 माइनस एक्स, 2 अपॉन 4 माइनस एक्स। तो यहां से आपको x वैल्यू मिल जाएगी, तो x आ जाता है +3। x जो है वो 3 आ जाता है, यानी कि सीरियम +3 होना चाहिए। हाँ हाँ, सीधा ही बता सकता तू कुछ भी कर सकता है। मैं समझ रहा हूं तू सीधे की बात क्यों कर रहा है, क्योंकि मैंने आपको बताया हुआ है कि जो लैंथेनॉइड्स हैं उनके लिए कॉमन स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होती है, तो वही सीधा है ना। कभी कभी सीधा जो है ना वो टेढ़ा भी हो जाता है। चलो एक और क्वेश्चन लिखो। 520 ग्राम, अब नेक्स्ट लेवल पे ले जाते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, 520 ग्राम मिक्सचर ऑफ 520 ग्राम मिक्सचर ऑफ Fe2O3 and FeO, Fe2O3 and FeO। Fe2O3 को बोलते हैं बेटा हेमेटाइट। क्या बोलते हैं, हेमेटाइट बोलते हैं। और FeO को क्या बोलते हैं, कुछ बोलते होंगे, है कि नहीं, वोस्टाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वोस्टाइट, WUSTIT, वोस्टाइट बोलते हैं।
ठीक है। तो 520 ग्राम मिक्सचर ऑफ Fe2O3 and FeO reacts completely with 158 gram potassium permanganate, 158 gram potassium permanganate in acidic medium. Calculate the mole percentage. Calculate the mole percentage of Fe2O3 in the mixture. वैसे मैंने एक बात और ऑब्जर्व किया है कि जब मॉर्निंग की क्लास होती है तो बहुत ज्यादा स्टूडेंट जो है क्लास में पार्टिसिपेट करते हैं। मैंने 17-18 से ज्यादा पार्टिसिपेंट देखे नहीं मॉर्निंग की क्लास। तो हो सकता है वजह यही हो, सुबह में उठने की प्रॉब्लम है। तो अब मैं एक काम करता हूं, कल का जो लेक्चर है ना वो मैं शेयर नहीं करता हूं ग्रुप में, ये मैं पहले से बता दे रहा हूं। आदत सुधारनी है ना। Fe2O3 से पोटेशियम परमैंगनेट अगर रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा? Fe2O3 का क्या होगा? पोटेशियम परमैंगनेट के बारे में तो जानते हो ना, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो क्या Fe2O3 रिड्यूसिंग एजेंट है? अगर पोटेशियम परमैंगनेट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो वो तो रिड्यूसिंग एजेंट से ही रिएक्ट कर सकता है ना। तो क्या Fe2O3 रिड्यूसिंग एजेंट है? आयरन की आपने कौन कौन सी ऑक्सीडेशन के बारे में आपको पता है? +2 एंड +3, फेरस एंड फेरिक, और तो कोई ऑक्सीडेशन स्टेट आपको पता नहीं। और Fe2O3 में ऑलरेडी आयरन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ऑलरेडी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो जब मैग्नीज रिड्यूस हो रहा है, तो आयरन को ऑक्सीडाइज होना चाहिए, और आयरन ऑलरेडी +3 में है। वहां से और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में जा पाएगा क्या? नहीं जा पाएगा। समझ में आया कि नहीं? इसका मतलब है कि यहाँ पे Fe2O3 जो है उससे KMnO4 रिएक्ट नहीं करेगा। वो जो मिक्सचर हमने कंसीडर किया है हेमेटाइट और वोस्टाइट का, उसमें से जो हेमेटाइट है वो इनर्ट है। क्या है हेमेटाइट? इनर्ट है। तो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कौन करेगा? सिर्फ वोस्टाइट पार्टिसिपेट करेगा। मतलब जितना भी पोटेशियम परमैंगनेट आपने यूज किया है वो पोटेशियम परमैंगनेट किससे रिएक्ट कर रहा है? वोस्टाइट से रिएक्ट कर रहा है। तो कॉन्सेप्ट यही है, लिखो।
लिखो, इन Fe2O3, in Fe2O3 iron possesses +3 oxidation state. In Fe2O3 iron possesses +3 oxidation state, which is its highest oxidation state. Which is its highest oxidation state. Therefore, Fe2O3 do not react with KMnO4. Therefore, Fe2O3 do not react with KMnO4. क्लियर? तो अब क्या होगा? KMnO4 यूज हो रहा है, इसका मतलब कि उन दोनों में से जो दूसरा कंपोनेंट है उससे वो रिएक्ट करने में यूज हो रहा है। तो एक्चुअल में रिएक्शन क्या हो रही है? FeO प्लस KMnO4। कौन सा KMnO4 है? एसिडिफाइड है, तो एसिडिफाइड KMnO4 है, तो गेट्स कन्वर्टेड इनटू Fe3 पॉजिटिव हम लिखते हैं। अब क्या बनता है उससे क्या मतलब है? ठीक है, Fe3 पॉजिटिव प्लस Mn2 पॉजिटिव। तो इसका n फैक्टर हमने निकाला, कितना आया? +2 से +3 1 आया, और इसका n फैक्टर 5 आया। ठीक है, मान लेते हैं भाई इसका x ग्राम मिक्सचर में है। ठीक है, मिक्सचर में इसका कितना है? x ग्राम है, और पोटेशियम परमैंगनेट का कितना ग्राम यूज हो रहा है? 158 ग्राम। तो अब आगे सॉल्व कर लो। मैग्नीज का एटॉमिक मास पता है? 55। वेडनेसडे आपका आयनिक इक्विलिब्रियम और रिडॉक्स का कंबाइंड टेस्ट हो रहा है। ठीक है, और नेक्स्ट वीक में जो आपका टेस्ट होगा वो आइसोमेरिज्म का होगा। ये जरूरी है क्योंकि लेक्चर तो मैं शेयर करता जा रहा हूं, आप क्या कर रहे हो उस लेक्चर का ये भी तो जानना जरूरी है ना। तो तभी पता चलेगा जब टेस्ट अनाउंस होगा। तो अगले वीक में आपका टेस्ट होगा जिसमें पूरा स्ट्रक्चरल, अभी मैंने लेक्चर 6 तक शेयर किया है ना आइसोमेरिज्म का, 6 या 7 हो गया। अच्छा, तो लेक्चर 7 में टॉटोमेरिज्म फिनिश हो गया क्या? वो देखा होगा तब पता चलेगा ना। टॉटोमेरिज्म कंप्लीट हो गया क्या?
अभी मुझे लगता नहीं है, शायद चल रहा होगा टॉटोमेरेजी। हाँ, लगभग कंप्लीट होने वाला होगा। तो उसमें जो टेस्ट होगा आपका, उसमें टॉटोमेरेजी मतलब पूरा स्ट्रक्चरल और ज्योमेट्रिकल आएगा। ठीक है, स्ट्रक्चरल एंड ज्योमेट्रिकल, बस। तो 2 लेक्चर ज्योमेट्रिकल के भी होंगे। तो इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है? 158, 153, 143। अच्छा, ये अलग अलग आंसर कैसे आ रहा है? कंपाउंड तो एक ही है। क्या हो गया भाई? वो कौन सा सीरियल आता है सोनी पे? क्राइम पेट्रोल। हाँ, वैसे ही फीलिंग आ रही है। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ KnO4 158 बता रहे हैं। तो पोटेशियम का 39 प्लस 55 प्लस 64 158 ही है भाई। ठीक है, तो बड़ी कृपा की है आपके ऊपर, वैल्यू ये आसान सी वैल्यू दे दी। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ FeO अपॉन नंबर ऑफ मोल ऑफ KnO4 is equal to n factor of KnO4 अपॉन n factor of FeO। ठीक है, तो हमें तो इसका मोल चाहिए ना, लेकिन मास तो चाहिए होगा। मास तो चाहिए होगा, तो मास निकाल दो। तो x अपॉन कितना है? 72, 56 प्लस 72, x अपॉन 72 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू 5 अपॉन 1। तो x वैल्यू कितनी आई? 360 ग्राम। ठीक है, तो 360 ग्राम अगर इसका है तो उसका कितना हो गया? Fe2O3 का 160 ग्राम। तो मास ऑफ Fe2O3 160 ग्राम आ गया, और मास ऑफ FeO 360 ग्राम। आपको निकालना क्या है? मोल परसेंटेज ऑफ Fe2O3, मोल परसेंटेज ऑफ Fe2O3। तो मोल परसेंट ऑफ Fe2O3 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ Fe2O3। तो कितना जाएगा? 160 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट कितना? 160। अरे कमाल है। तो 160 अपॉन 160 डिवाइडेड बाई 160 अपॉन 160 प्लस 360 अपॉन 72 इंटू 100। तो 1/6 इंटू 100, 16.66%। अब देखो, जब हम रिडॉक्स टाइट्रेशन को कंसीडर करते हैं तो रिडॉक्स टाइट्रेशन में एक
स्पेशल टाइप की प्रॉब्लम पूछी जाती है। ठीक है, नोट करो, मतलब एक नया कॉन्सेप्ट बता रहा हूं आपको। डिटर्मिनेशन ऑफ फॉर्मूला ऑफ ऑक्सलेट सॉल्ट, डिटर्मिनेशन ऑफ फॉर्मूला ऑफ ऑक्सलेट सॉल्ट। इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है। अब क्या पूछा जाता है जरा देखो। जैसे हमने एक ऑक्सलेट सॉल्ट को कंसीडर किया है, अगर सॉल्ट फॉर्मूला ये है, लिखो कंसीडरिंग an oxalate salt, considering an oxalate salt of formula KX HY, KX HY C2O4 Z, C2O4 Z dot NH2O। क्लियर? ये एक ऑक्सलेट सॉल्ट है। इसमें जरूरी नहीं कि पोटेशियम ही हो, कोई दूसरा मेटल भी हो सकता है, कैल्शियम भी हो सकता है, सोडियम भी हो सकता है, बेरियम भी हो सकता है, यहां पे मेटल बदल सकता है। ठीक है, कि XHYC2O4Z.NH2O। अब जैसे देखो ये सॉल्ट बना कैसे होगा, इसमें ये जो है ये तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ये क्या है? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अब ये सॉल्ट कैसे बना होगा? बेसिकली हमारे पास ऑक्सैलिक एसिड था, इसको बोलते हैं ऑक्सैलिक एसिड, नॉमेनक्लेचर में भी आपने देखा होगा। तो ऑक्सैलिक एसिड को हमने रिएक्ट कराया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ। ठीक है, ऑक्सैलिक एसिड को किससे रिएक्ट कराया? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो हुआ क्या, यहां से H पॉजिटिव और यहां से OH नेगेटिव न्यूट्रलाइज हो गया, तो बन गया COO COOH डॉट H2O। यहां वाटर भी बन रहा था, वो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के फॉर्म में प्रेजेंट। समझ में आया? तो अब अगर आप इस सॉल्ट को देखो तो ये सॉल्ट है क्या? KHC2O4 डॉट H2O। समझ में आया कि नहीं? ये जो है कंपाउंड, ये इसका फॉर्मूला ऐसा है। अब ऐसा ही एक फॉर्मूला ये गिवन है, अब उसमें हमें नहीं पता कि X वैल्यू क्या है, Y वैल्यू क्या है, Z वैल्यू क्या है, N वैल्यू क्या है, हमें ये सब डिटरमाइन करना है। अगर हमें X पता चल जाए, Y पता चल जाए, Z पता चल जाए, N पता चल जाए, मतलब हमने इस फॉर्मूला को कंप्लीटली आइडेंटिफाई। ये डिटरमाइन करना हमारा एम। तो इसका मतलब कि यहां पे 4 वेरिएबल है, 4 वेरिएबल है तो हमारे पास 4 इक्वेशन होनी चाहिए। जितने वेरिएबल उतनी इक्वेशन। अगर आपको इक्वेशन कम करनी है तो वेरिएबल कम करने पड़ेंगे। समझ में आया कि नहीं? तो इसमें कई बार कोई एक वैल्यू बता देता है, जेड बता देता है, C2O4 ट्वाइस है, C2O4 थ्राइस है, ये बता दिया, मतलब एक वेरिएबल कम हो गया, तो आपको एक इक्वेशन कम बनानी पड़ेगी। समझ में आया? तो अब जरा देखो, पहले इसका बिहेवियर के बारे में समझो। ये सॉल्ट का बिहेवियर कैसा है? एक तो आप देख रहे हो कि इसके अंदर ऑक्सलेट दिख रहा है,
और ऑक्सिलेट क्या होता है? बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है कि नहीं? ऑक्सिलेट्स आर वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट। ये आसानी से ऑक्सीडाइज होकर के CO2 बन जाते हैं। समझा है? तो इसका मतलब है कि ये सॉल्ट ऑक्सिलेट होने की वजह से रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। और रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा, इसका मतलब ये किससे रिएक्ट कर सकता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से रिएक्ट कर सकता है। क्लियर? दूसरी बात देखो, ये एक इनकम्प्लीट सॉल्ट है। क्यों? क्योंकि ये 2 हाइड्रोजन दे सकता था न्यूट्रलाइजेशन के लिए, अभी इसका 1 हाइड्रोजन बचा हुआ है। इसका मतलब अभी ये पूरी तरीके से न्यूट्रलाइज नहीं हो पाया। तो क्योंकि ये पूरी तरीके से न्यूट्रलाइज नहीं हो पाया, तो ये क्या है? इनकम्प्लीट सॉल्ट है। इनकम्प्लीट सॉल्ट है, इसका मतलब ये अभी फर्दर बेस से रिएक्ट कर सकता है, या इनफैक्ट एसिड से भी रिएक्ट कर सकता है। एसिड से रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन लेगा, बेस से रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन देगा। समझा है कि नहीं? तो नॉर्मली हम क्या करते हैं टाइट्रेशन में, इसको बेस से रिएक्ट कराते हैं। ठीक? तो क्योंकि ये अभी एसिड की तरह बिहेव कर रहा है फर्दर, तो इस वजह से इसको बेस के साथ टाइट्रेट करते हैं। तो एक बार हम इसको क्या करेंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से रिएक्ट करेंगे, वहां से एक इक्वेशन बनेगी। ठीक? एक बार हम इसको बेस से रिएक्ट कराएंगे तो वहां से एक इक्वेशन बनेगी। मैंने बोला ना, अगर ये सिचुएशन है तो चार इक्वेशन बनानी पड़ेंगी। तो पहली इक्वेशन हमने कैसे बनाया? इसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ टाइट्रेट करके। दूसरी इक्वेशन कैसे बनाया? इसको बेस के साथ टाइट्रेट करके। और तीसरी इक्वेशन है इलेक्ट्रो न्यूट्रलिटी ऑफ द सॉल्ट के बेसिस। भाई ये एक कंपाउंड है ना, कोई भी कंपाउंड हमेशा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। तो अगर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है तो नेट चार्ज क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। अब नेट चार्ज 0 होना चाहिए, तो यहां पे पोटेशियम पे +1 चार्ज होगा, हाइड्रोजन पे +1 चार्ज होगा, और ऑक्सलेट पे -2 चार्ज होगा। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं? पोटेशियम पे +1, हाइड्रोजन पे +1 और ऑक्सलेट पे -2, नेट चार्ज 0 होना चाहिए। इसका मतलब x इंटू +1 प्लस y इंटू +1 प्लस z इंटू -2 इज इक्वल टू 0। एक इक्वेशन यहां से बन जाएगी। ठीक? एक इक्वेशन और बन सकती है, वो कैसे? इसका मॉलिक्यूलर मास दे दिया है कि नहीं? इस सॉल्ट का मॉलिक्यूलर मास बता दिया भाई कि सॉल्ट का मॉलिक्यूलर मास इतना है। अब मॉलिक्यूलर मास इतना है तो एक इक्वेशन वहां से बना लोगे। कैसे? 39x प्लस y प्लस 88z प्लस 18n इज इक्वल टू उसका मॉलिक्यूलर वेट। समझा है कि नहीं? तो इस तरीके से 4 इक्वेशन बन गई, 4 अननोन आपने सब निकाल लिया। आ गया समझ में? एसिड से रिएक्ट कराओगे तो वहां से भी इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है? तो यही कॉन्सेप्ट हम यहां पे यूज करते हैं। ऑक्सलेट सॉल्ट का फॉर्मूला निकालने के लिए बहुत अच्छी प्रॉब्लम होती है। ठीक है? लेकिन आसान है, आराम से सब कुछ समझ में, मैं समझता हूं क्लियर हो चुका होगा क्या है कॉन्सेप्ट। आ गया ना समझ में? बस इसी को लिखना है और क्या। तो आप नोट कर लो, लिखो, सिंस दिस सॉल्ट। सर एक बार दोबारा बता दो, वीडियो लैग कर रही थी आपकी। हाँ अच्छा, एक बार ये सब कुछ फिर से एक्सप्लेन कर दूं। चलो देखो, बेसिकली मैंने यहाँ पे ये बताया कि ये एक एसिड है जिसको बोलते हैं ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड को हमने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट कराया, तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट कराने पे ऐसा एक कंपाउंड बन गया जो कि इनकम्प्लीट सॉल्ट है, इसी को हम ऑक्सलेट सॉल्ट बोल रहे हैं। ठीक है? अब अगर इसका फॉर्मूला देखो तो क्या है? KHC2O4.H2O, KHC2O4.H2O।
अब यहां पे आप देख रहे हो K कितना है, H कितना है, C2O4 कितना है, वाटर कितना है। आपको सारी बात समझ में आ रही है? ऐसे ही एक जनरल फॉर्मूला ये लिखा हुआ है, इसमें X अननोन है, Y अननोन है, Z अननोन है, N अननोन है। अगर X, Y, Z और N निकाल लिया मतलब हमने इस सॉल्ट को कंप्लीटली आइडेंटिफाई कर लिया। यही हमारा टास्क है। ठीक है, तो अब हम उसको कैसे डिटरमाइन करेंगे ये मैं अभी आपको लिखवाता भी जा रहा हूं, तो आप नोट भी करते जाओ साथ के साथ। लिखो लिखो, सिंस दिस सॉल्ट contains oxalate ion which is a good reducing agent, therefore during titration it may reacts with oxidizing agent. It may reacts with oxidizing agent. अब अगर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से रिएक्ट कर रहा है तो इसका वैलेंसी फैक्टर क्या होगा? लिखो, where its valency factor क्या होना चाहिए भाई बताओ? 2 होना चाहिए या 2Z होना चाहिए? 2 होना चाहिए या 2Z? क्या बोल रहे हो भाई? Z ऑक्सिलेट आयन है, एक ऑक्सिलेट आयन के करस्पॉन्डिंग 2 यूनिट का चेंज होता है ना, तो Z ऑक्सिलेट आयन के करस्पॉन्डिंग कितना चेंज होगा? 2Z का चेंज होगा। और स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट तो पूरे कंपाउंड का लोगे ना, तो पूरे कंपाउंड का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट तो 1 ही है, तो n फैक्टर क्या आ जाएगा इसका? 2Z होना चाहिए। क्लियर हुआ या नहीं? अरे ये बात समझ में आई सबको? तो if it reacts with oxidizing agent then its valency factor is equal to 2Z। ठीक है, तब इसका वैलेंसी फैक्टर क्या है? 2Z। अच्छा, अब आगे लिखो। लिखो, इट इज एन इनकम्प्लीट सॉल्ट, therefore during titration it may reacts with oxidizing agent, with base. It may reacts with base. Where its valency factor, ठीक है, तो क्या होगा? If it reacts with base then its valency factor is, बताओ क्या होना चाहिए? कितने हाइड्रोजन ये रिप्लेस कर सकता है अगर बेस से रिएक्ट करेगा तो? Y, ये सारे हाइड्रोजन रिप्लेसेबल है ना, ठीक है, तो जितने रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन है वही इसका वैलेंसी फैक्टर होगा, तो वेयर इट्स वैलेंसी फैक्टर इज इक्वल टू Y। ठीक है, तो एक इक्वेशन यहां से बनी होगी,
एक इक्वेशन यहां से बनी होगी, ठीक, और आगे लिखो, फ्रॉम इलेक्ट्रो न्यूट्रलिटी ऑफ द सॉल्ट, फ्रॉम इलेक्ट्रो न्यूट्रलिटी ऑफ द सॉल्ट क्या होगा, टोटल कैटायनिक चार्ज इज इक्वल टू टोटल एनायनिक चार्ज, टोटल कैटायनिक चार्ज इज इक्वल टू टोटल एनायनिक चार्ज। तो वहां से क्या आ जाएगा भाई, टोटल कैटायनिक चार्ज x इंटू +1 प्लस y इंटू +1, x इंटू +1 प्लस y इंटू +1 प्लस z इंटू -2 इज इक्वल टू 0। हमने सबको एक ही साइड में ले लिया, ठीक है। तो एक इक्वेशन ये बन गई, x प्लस वाई माइनस 2z इज इक्वल टू 0, x प्लस वाई माइनस 2z इज इक्वल टू 0, ठीक है। और एक इक्वेशन और आप कंसिडर कर सकते हो, लिखो, इफ मॉलिक्यूलर मास of the salt, if molecular mass of the salt is capital M, if molecular mass of the salt is capital M, then क्या लिखोगे, 39x प्लस y प्लस ये ऑक्सलेट का फार्मूला वेट होता है 88 प्लस 88 z प्लस 18 n इज इक्वल टू m। रिप्लेसेबल हाइड्रोक्सिल आयन ही वैलेंसी फैक्टर नहीं होता है, ये ब्रॉन्स्टेड बेस की तरह बिहेव करेगा। ब्रॉन्स्टेड बेस कौन होता है, जो H पॉजिटिव एक्सेप्ट करता है, तो पर फॉर्मूला यूनिट जितने हाइड्रोजन एक्सेप्ट करेगा वो उसका वैलेंसी फैक्टर हो जाएगा। जो इनकम्प्लीट सॉल्ट होते हैं, जिनको हम एम्फीप्रोटिक सॉल्ट बोलते हैं, वो प्रोटॉन देते भी है और प्रोटॉन लेते भी है, तो जितने प्रोटॉन वो पर फॉर्मूला यूनिट लेते हैं वो उनका वैलेंसी फैक्टर होगा। ठीक है, अब जरा एक क्वेश्चन लिखो, 25 milliliter of a solution, 25 milliliter of a solution containing 25 milliliter of a solution containing 6.1 gram per liter, 6.1 liter, 6.1 gram per liter of, ये लिख लो, 6.1 gram per liter of KXHYC2O4 twice dot NH2O। ठीक है, एक बार दिया, 6.1 gram per liter of KXHYC2O4 twice dot NH2O required 18 milliliter, required 18 milliliter of 0.1 normal, 18 milliliter of 0.1 normal sodium hydroxide, sodium hydroxide
and 24 milliliter of 0.1 normal and 24 milliliter of 0.1 normal potassium permanganate in two separate titrations. सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अलग से टाइट्रेशन हो रहा है और पोटेशियम परमैंगनेट के साथ अलग से टाइट्रेशन हो रहा है. डिटरमाइन द फॉर्मूला ऑफ द सॉल्ट. Determine the formula of the salt. Determine the formula of the salt. अच्छा बेटा, इस चैप्टर में एक कॉन्सेप्ट अभी और रहता है. अगर आप एनसीईआरटी देखोगे तो एनसीईआरटी में एक सेल रिएक्शन का भी पार्ट है, ठीक है. लेकिन अभी जो लेटेस्ट सिलेबस है 11th का, उसमें उसको हटा दिया है. वो सेल रिएक्शन वाला जो पार्ट है वो एनसीईआरटी में, मतलब अभी 11th के सिलेबस में हटा दिया है. और वो पार्ट जो है 12th में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पूरा डिटेल में डिस्कस होता है. 12th में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री टॉपिक जब डिस्कस होगा तो वहां पे पूरा सेल रिएक्शन को इन डेप्थ डिस्कस करते हैं. समझ में आया? अगर हमें उस पार्ट को पढ़ना है तो सिर्फ स्कूल एग्जाम के लिए पढ़ना है अभी 11th में, जो कि अभी स्कूल एग्जाम में पूछा नहीं जाना है. और ऑलरेडी 12th में वो पार्ट डिस्कस होना है डेप्थ में. तो मैं अभी जो सेल रिएक्शन का पार्ट है वो आपको नहीं कराऊंगा. मैं पूरा लॉजिक के साथ एक्सप्लेन कर रहा हूं कि क्यों नहीं कराऊंगा. समझ आया कि नहीं? उसमें क्या है, उसमें पहले वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को डिस्कस करेंगे. इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है? तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एक ऐसा सेल होता है जिसके अंदर रिडॉक्स रिएक्शंस होती है. एनोड पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है, कैथोड पे रिडक्शन रिएक्शन होती है, ठीक है. फिर वो सेल का डायग्राम गिवन है होगा, उसकी वर्किंग बताएंगे कि कैसे कैसे क्या क्या होता है वहां पे. एक एनोडिक इलेक्ट्रोड होता है, एक कैथोडिक इलेक्ट्रोड होता है, ठीक. दो वेसल है, उनको एक स्पेशल टाइप के ट्यूब से कनेक्ट कर देता है जिसको सॉल्ट ब्रिज बोलते हैं. अब सॉल्ट ब्रिज की वहां पे कहानी सुनाएंगे, सॉल्ट ब्रिज क्या करता है, और वो बात अभी आपको बहुत अच्छे से नहीं समझ में आएगी, ठीक है. 12th में हम लोग उसको पूरा डेप्थ में जाकर के पढ़ते हैं. सॉल्ट ब्रिज क्या है, सॉल्ट ब्रिज को क्यों यूज करते हैं, सॉल्ट ब्रिज को यूज करने का क्या क्या एडवांटेज है, सेल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है. अभी तो आप समझ ही नहीं पाओगे, यहाँ पे पता नहीं लास्ट में क्वेश्चन भी पूछ लिया उसने और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को डिफाइन ही नहीं किया. तो सब कमाल है. तो इसलिए जो है मैं अभी उस पार्ट को नहीं डिस्कस करूंगा, ठीक है. +2 में उसको कराएंगे. और अब मैं फिर सेकंड चैप्टर स्टार्ट करूं, मतलब नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करूंगा, हाइड्रोजन. तो इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर रहा हूं, देखो. बोल रहा है कि एक सॉल्ट है KXHYC2O4 ट्वाइस .NH2O. इस सॉल्ट का 25 मिलीलीटर हमने लिया है, 25 मिलीलीटर. और बोल रहा है कि इस सॉल्ट सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ है, कितना 6.1 ग्राम
पर लीटर, मतलब 1 लीटर में सॉल्ट का कितना डिसॉल्व है? 6.1 ग्राम डिसॉल्व। इसको स्ट्रेंथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? स्ट्रेंथ, ग्राम पर लीटर। तो KXHYC2O4 ट्वाइस डॉट NH2O सॉल्ट का सॉल्यूशन है जिसका वॉल्यूम कितना है? 25 मिलीलीटर। उस सॉल्यूशन के अंदर 1 लीटर, अगर उस सॉल्यूशन का 1 लीटर को लें तो उसमें इसका 6.1 ग्राम प्रेजेंट। 1000 मिलीलीटर में इसका 6.1 ग्राम है, तो 25 मिलीलीटर में कितना होगा? निकाल सकते हो यूनिटरी मेथड को यूज करके। फिलहाल वो सब करने की जरूरत नहीं है। आप देखो, हम इसकी मोलैरिटी निकालते हैं सबसे पहले। ये सॉल्ट सॉल्यूशन की क्या निकालते हैं? मोलैरिटी। कैसे? एज्यूम कर लेते हैं कि इसका मॉलिक्यूलर वेट कैपिटल M है। लिख लो, एज्यूमिंग मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सॉल्ट, एज्यूमिंग मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सॉल्ट, एज्यूमिंग मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सॉल्ट इज कैपिटल M। जितेंद्र सर ही बाहर हो जाते। Assuming molecular weight of the salt is capital M। ठीक है, तो molarity of salt solution, molarity of salt solution क्या हो जाएगा भाई? 6.1 by M, है कि नहीं? ग्राम पर लीटर को मोल पर लीटर में कन्वर्ट करना है। क्या करेंगे? मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करेंगे। 6.1 by M मोल पर लीटर। ठीक है, मोलैरिटी ऑफ सॉल्ट सॉल्यूशन क्या आ गया? 6.1 by M मोल पर लीटर। अब देखो, एक बार इसको किससे रिएक्ट कराया है? NaOH के साथ, और एक बार इसको रिएक्ट कराया है पोटेशियम परमैंगनेट के साथ। तो अब लिखेंगे इफ इट इज टाइट्रेटेड विथ NaOH, इफ इट इज टाइट्रेटेड विथ NaOH, तो क्या होगा भाई? जितना ग्राम इक्विवेलेंट इसका यूज होगा उतना ही ग्राम इक्विवेलेंट NaOH का यूज होगा। लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस यूज करेंगे हर टाइट्रेशन में। ठीक है, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्ट यूज्ड इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज्ड। तो सॉल्ट के ग्राम इक्विवेलेंट कितने हैं भाई? मोलैरिटी कितनी है सॉल्ट की? 6.1 by M। तो नॉर्मलिटी कितनी होगी? इनटू वैलेंसी फैक्टर। अरे नॉर्मलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू N फैक्टर होता है ना। हम नॉर्मलिटी निकालना चाहते हैं, तो बताओ यहां पे इसका N फैक्टर क्या होगा जब ये NaOH से रिएक्ट कर रहा है? Y होगा, Y होना चाहिए। तो ये हो गया नॉर्मलिटी 6.1 by M, इसकी मोलैरिटी हो गई, इनटू N फैक्टर क्या हो गया? नॉर्मलिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम कितना लिया है इसका? 25 मिलीलीटर। N1 V1 इज इक्वल टू N2, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड की नॉर्मलिटी कितनी है? 0.1, और वॉल्यूम 18 मिलीलीटर। तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा? Y बाई M आ जाएगा। Y बाई M आ जाएगा, कितना आ जाएगा भाई? 1.8 अपॉन 6.1 इंटू 25। ठीक है, तो ये तो NaOH के साथ टाइट्रेट करके ये निकाल लिया, Y बाई M निकाल लिया। अच्छा, अब क्या है? अब इसको हम KMnO4 से रिएक्ट करा रहे हैं। तो इफ इट इज टाइट्रेटेड विथ पोटेशियम परमैंगनेट, तो वहां से लिख लो, इफ इट इज टाइट्रेटेड विथ
पोटेशियम पर मैग्नेट, तब क्या होगा, इसका ग्राम इक्विवेलेंट जितना यूज होगा उतना ही ग्राम इक्विवेलेंट पोटेशियम पर मैग्नेट का यूज होना चाहिए। तो 6.1 बाई m तो इसका मोलैरिटी हो गया। और अब n फैक्टर क्या होगा, 2z यानी कि 4, 2 इंटू 2, अरे Z2 है यहां पे, मल्टीप्लाइड बाई 25। वॉल्यूम तो उतना ही ले रहे हैं ना, 2 सेपरेट टाइट्रेशन, हर बार उतना ही वॉल्यूम ले रहे हैं। तो 6.1 बाई m इंटू 4 इंटू 25 इज इक्वल टू N2 कितना है 0.1 और वॉल्यूम 24। अब यहां से मॉलिक्यूलर वेट मिल जाएगा आपको। टू 254, तो ये आ गया 254। मॉलिक्यूलर वेट 254 आ गया, तो वाई बता दो, यहां पे पुट करके वाई वैल्यू निकाल लो। y इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 3 आ गया। अब फ्रॉम इलेक्ट्रो न्यूट्रलिटी ऑफ द सॉल्ट आप x निकाल सकते हो। तो क्या है भाई, x प्लस 3 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। n क्या, अरे उस इलेक्ट्रो न्यूट्रलिटी में ये तो वाटर है, ये तो ऑलरेडी न्यूट्रल है। x प्लस 3 माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ज्यादा मत सोचा कर। तो x इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब मॉलिक्यूलर वेट आपको पता ही है, तो अब वो n भी निकल जाएगा। क्या 12, n इज इक्वल टू 12, ना 2, n इज इक्वल टू 2 आ रहा है। इसका मतलब फॉर्मूला ऑफ सॉल्ट क्या हो गया, तो फॉर्मूला ऑफ सॉल्ट क्या हो गया बेटा, KH
3C2O4 twice dot 2H2O. ठीक है, तो ये है सॉल्ट का फॉर्मूला। तो एक क्वेश्चन नोट कर लो खुद से सॉल्व करने के लिए। लिखो अ मिक्सचर ऑफ Na2C2O4, a mixture of Na2C2O4 sodium oxalate, Na2C2O4 and a mixture of Na2C2O4 and KH3C2O4 twice and KH3C2O4 twice required equal volume of 0.1 molar acidified KMnO4, 0.1 molar acidified KMnO4 and 0.1 molar sodium hydroxide and 0.1 molar sodium hydroxide separately. ठीक है, पोटेशियम परमैंगनेट के साथ भी जब उसको टाइट्रेट करते हैं तो जितना वॉल्यूम वहां पे यूज होता है उतना ही वॉल्यूम NaOH के साथ टाइट्रेट करने पे NaOH का यूज होता है। What is the molar ratio of Na2C2O4 and KH3C2O4 twice and KH3C2O4 twice in the mixture? ठीक है, तो अब इसको सॉल्व लो। इसका X मोल है और इसका Y मोल है इन द मिक्सचर। तो आपको क्या निकालना है? यहां पे X by Y निकालना है। क्या निकालना है? X by Y निकालना है। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करना। आप एक कॉन्सेप्ट आपको और बता देता हूं, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि यहां पे हम लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस को यूज कर रहे हैं और लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस को यूज करने की एक लिमिटेशन जब कोई अपना ज्यादा ज्ञान दिखाता है ना, वीडियो पॉज होगी। आपको ये नहीं पता कि लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस कब अप्लाई होता है और कब नहीं अप्लाई होता है। तो अब जैसे क्या है, जैसे मान लो हमारे पास कॉपर है, ठीक, कॉपर को हमने क्या किया, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, सल्फ्यूरिक एसिड कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ हमने इसको हीट कर दिया। मान लो इंप्योर कॉपर है, कॉपर के साथ कोई और इंप्योरिटी भी है, उसको हमने कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ हीट कर दिया। तो कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ हीट कर दिया तो जितना कॉपर है ना वो सारा कॉपर सल्फेट बन जाएगा। सारा कॉपर यहां पे क्या बन जाएगा? कॉपर सल्फेट बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। यहां पे हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। क्लियर? अब क्या है, ये जो कॉपर सल्फेट बना है इसमें कॉपर 2 पॉजिटिव है और कॉपर 2 पॉजिटिव क्या होता है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है।
ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। तो अब मान लो कि हमारे पास एक रिड्यूसिंग एजेंट है, अब हमने एक रिड्यूसिंग एजेंट को इसके अंदर ऐड कर दिया, KI पोटेशियम आयोडाइड को हमने इसके अंदर ऐड कर दिया, तो वो क्या करेगा, ये कॉपर 2 पॉजिटिव जो यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ है, ये कॉपर 2 पॉजिटिव उस आयोडाइड आयन को ऑक्सीडाइज करके बना देगा I2। क्या बना देगा, I2, और खुद रिड्यूस होकर के बन जाएगा कॉपर पॉजिटिव। ठीक, और फिर उसके बाद क्या हुआ, बोल रहा है कि ये जो I2 प्रोड्यूस हुआ है इसको हम टाइट्रेट करते हैं, किसके साथ, हाइपो के साथ, इसको हाइपो के साथ टाइट्रेट करते हैं। अभी मैं पूरा मतलब समझा देता हूं, एक बार पहले आप सुनते जाओ कहानी। तो कॉपर, ये आयोडीन किससे रिएक्ट कर रहा है, हाइपो के साथ। हाइपो क्या होता है, Na2S2O3, इसको बोलते हैं हाइपो। तो हाइपो के साथ रिएक्ट करके ये बना लेता है NaI बना लेता है, आयोडीन क्या बन जाता है, NaI, और ये हाइपो क्या बन जाता है, Na2S4O6। समझ में आया? अब ये सारी इंफॉर्मेशन दे करके आपसे बोलेंगे कि इस इम्प्योर कॉपर सैंपल में कॉपर का परसेंटेज कितना है। क्या है क्वेश्चन, एक इम्प्योर कॉपर सैंपल है, उसका मास बता देंगे। ठीक है, उस इम्प्योर कॉपर सैंपल को कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ हीट किया, अब क्या हुआ नहीं बताएंगे। बोल रहे फिर उस सॉल्यूशन के अंदर पोटेशियम आयोडाइड को ऐड किया, क्या हुआ नहीं बताएंगे। फिर बोलेंगे कि रिजल्टिंग सॉल्यूशन को टाइट्रेट करते हैं विथ हाइपो सॉल्यूशन। तो अब जिसको केमिस्ट्री आती होगा समझ जाएगा कि भाई KI है और कॉपर 2 पॉजिटिव बना है, तो इसका मतलब क्या है कि कॉपर 2 पॉजिटिव जो कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, वो I नेगेटिव को ऑक्सीडाइज करके I2 बना देगा, और ये I2 किससे रिएक्ट करता है, हाइपो के साथ। क्या रिएक्शन होती है, ये वाली रिएक्शन। ठीक है, तो आयोडीन हाइपो के साथ रिएक्ट करके इस तरीके से प्रोडक्ट बनाता है। तो फिर आपसे पूछेंगे कि उस इम्प्योर सैंपल में कॉपर का परसेंटेज कितना है। समझा है? अब यहां पे आपको इस हाइपो का मोलैरिटी या नॉर्मलिटी बता देंगे। ठीक है, इसका कंसंट्रेशन आपको बता देंगे, इसका कितना वॉल्यूम यूज हुआ बता देंगे, इस इम्प्योर सैंपल का मास क्या है बता देंगे, और आपसे क्या पूछेंगे, परसेंटेज बाय मास ऑफ कॉपर इन इम्प्योर सैंपल क्या होगा। ठीक, अब आप क्या करोगे भाई, अब देखो आप क्या करोगे, या लोग क्या करते हैं, देखो बोलेंगे भाई यहां से कॉपर सल्फेट बना, और वही कॉपर सल्फेट आयोडाइड आयन से रिएक्ट करके उसको I2 में कन्वर्ट करता है, और वही I2 इससे रिएक्ट करके इसमें कन्वर्ट हो रहा है। इसका मतलब जितना ग्राम इक्विवेलेंट यहां पे हाइपो का यूज हुआ, उतना ही ग्राम इक्विवेलेंट यहां आयोडीन का रहा होगा। अरे ऐसा बोलने में कोई प्रॉब्लम है क्या, जितना ग्राम इक्विवेलेंट यहां पे हाइपो का यूज हुआ, उतना ही ग्राम इक्विवेलेंट यहां आयोडीन का रहा होगा। ये लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। ठीक है, अब ये सारा आयोडीन यहां से आया। ठीक, इसका मतलब है कि जितना ग्राम इक्विवेलेंट हाइपो का यूज हुआ, उतना ग्राम इक्विवेलेंट आयोडीन का यहां से प्रोड्यूस हुआ होगा, और जितना ग्राम इक्विवेलेंट आयोडीन का प्रोड्यूस हुआ, उतना ही ग्राम इक्विवेलेंट यहां पे KI का रहा होगा। अरे समझ में आया कि नहीं, और जितना ग्राम इक्विवेलेंट KI का यहां पे प्रेजेंट है, उतना ही ग्राम इक्विवेलेंट कॉपर 2 पॉजिटिव का रहा होगा। अरे ठीक है, अब बोलते जाओ भाई। ठीक है, उतना ग्राम इक्विवेलेंट यहाँ पे कॉपर 2 पॉजिटिव का प्रोड्यूस हुआ होगा, मतलब यहां, और जितना ग्राम इक्विवेलेंट कॉपर 2 पॉजिटिव का यहां प्रोड्यूस हुआ है, उतना ही ग्राम इक्विवेलेंट कॉपर का प्रेजेंट रहा होगा। मतलब क्या,
number of gram equivalent of hypo used is equal to number of gram equivalent of pure copper present. ये लिखेंगे, प्योर हो गया, क्योंकि प्योर ही तो रिएक्ट करेगा ना, इम्प्योरिटी थोड़ी रिएक्ट करेगी। आई बात समझ में? तो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ कॉपर आ गया, कॉपर का इक्विवेलेंट वेट को यूज करके उसका मास निकालो, मास ऑफ कॉपर अपॉन टोटल मास इनटू 100। ये सब करते हैं, लेकिन सब गलत करते हैं। अब यहां पे हमें ये नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए और कब नहीं करना चाहिए, जरा समझो। देखो, आयोडीन यहां है और आयोडीन यहां भी है, दो रिएक्शन में आयोडीन दिख रहा है, एक में प्रोडक्ट एक में रिएक्टेंट। जब कभी कोई कॉमन स्पीसीज दो रिएक्शन में इन्वॉल्व हो, ठीक है, अगर कोई कॉमन स्पीसीज दो रिएक्शन में इन्वॉल्व है और दोनों में उसका वैलेंसी फैक्टर बराबर है, तो लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस यूज किया जा सकता है। लेकिन अगर उसका वैलेंसी फैक्टर दोनों में सेम नहीं है, तो लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस को नहीं यूज कर सकते। ठीक है, तो यहां पे जरा देखो, आयोडीन का वैलेंसी, मैं टाइम ज्यादा ले रहा हूं लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए टाइम लगना भी चाहिए। ठीक है, यहां पे देखो, आयोडीन का वैलेंसी फैक्टर क्या है, वैलेंसी पूछ रहा हूं, वैलेंसी फैक्टर 1 है। पहले यही डिसाइड कर लो, 0 है कि 1 है कि 2 है, डिसाइड कर लो फिर। 1 ही है। हाँ भाई, करण सैनी बोल रहा है 2 है, मतलब आपको +2 में नहीं जाना है, आपको +1 में ही रहना है। अरे यहां पे इसका वैलेंसी फैक्टर 2 है, 2 आयोडीन का 0, 2 आयोडीन का -2, तो 0 से -2, 2 यूनिट का चेंज हुआ ना। और स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है, तो एन फैक्टर क्या है, 2 है, तो इसका एन फैक्टर 2 है। अब यही भी गड़बड़ कर दी, तो इसका वैलेंसी फैक्टर 2 है। अब जरा इसमें देखो, यहां पे आयोडीन का 0 और इधर क्या -2, तो एन फैक्टर उल्टा देखो, अच्छा 1 है। अरे इसका एन फैक्टर निकाल रहा है, उसका नहीं निकाल रहे। 0 और -2, तो 2 यूनिट का चेंज हुआ ना, और स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट इसका क्या है, 1 है, तो यहां भी इसका एन फैक्टर 2, यहां भी इसका एन फैक्टर 2, तो मतलब हम यहां पे लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस को इन दोनों रिएक्शन के लिए यूज कर सकते हैं। समझ में आया? अब जरा यहां आओ, कॉपर 2 पॉजिटिव इसमें भी दिख रहा है और इसमें भी दिख रहा है। अरे दिख रहा है कि नहीं? यहाँ कॉपर सल्फेट में भी कॉपर 2 पॉजिटिव ही है। ठीक है, तो कॉपर 2 पॉजिटिव यहां भी है और यहां भी है। यहां पे कॉपर 2 पॉजिटिव का वैलेंसी फैक्टर क्या है, बोलो? 1 है, Cu2 पॉजिटिव टू Cu पॉजिटिव, 1 यूनिट का चेंज, तो इसका एन फैक्टर 1 है। अब जरा यहां कॉपर 2 पॉजिटिव का एन फैक्टर बताना। हाँ 2 है, तो क्या यहां पे आप लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस को यूज कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। समझ में आया कि नहीं? लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस कॉन्जिक्यूटिव रिएक्शंस में, ये कॉन्जिक्यूटिव रिएक्शंस है, एक रिएक्शन हुई फिर अगली हुई फिर अगली हुई, तो लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस कॉन्जिक्यूटिव रिएक्शंस में कब यूज किया जाता है? जब कॉमन स्पीसीज का वैलेंसी फैक्टर सेम होता है। ठीक है, तो आप इस बात को नोट कर लो, यही कॉन्सेप्ट है। देखो, इन सीरीज और consecutive reaction, in series or consecutive reaction, in series or consecutive reaction, law of chemical equivalence, law of chemical equivalence, in series or consecutive reaction, law of chemical equivalence is used only in those cases, where valency factor
where valency factor of common species, where valency factor of common species is same, where valency factor of common species is same. ठीक है, अगर वो डिफरेंट है तो नहीं यूज कर पाओगे, तो फिर क्या करोगे भाई? नहीं यूज कर पाओगे तो फिर कुछ तो करना पड़ेगा, मतलब लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस तो नहीं यूज हो रहा है, फिर तरीका क्या है इसको सॉल्व करने का? फिर तरीका यह है कि इसको बैलेंस करके लिखो और स्टोइकियोमेट्रिक कंपैरिजन करो। वो तो जानते हो ना, बैलेंस केमिकल रिएक्शन में स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स पता चल जाए तो वहां तो कंपैरिजन हो सकता है। तो लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस नहीं यूज करेंगे, बल्कि स्टोइकियोमेट्रिक कंपैरिजन करके हम अमाउंट निकालेंगे। ठीक है, कि इसके 1 मोल से इसका कितना मोल बना, फिर उसके उतने मोल से इसका कितना मोल बना, फिर उसके उतने मोल से इसका कितना मोल रिएक्ट कर रहा है, तो इसको बोलते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कंपैरिजन। तो स्टोइकियोमेट्रिक कंपैरिजन करके फिर प्रॉब्लम सॉल्व की जाती है। ठीक है, तो बस यही है रिडॉक्स टाइट्रेशन। तो ये चैप्टर फिनिश हो गया। अब नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे हाइड्रोजन, और कल एनसीईआरटी क्लास में लेकर के बैठना।